हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूँ और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। ऑलरेडी मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था मोमेंटम, और मोमेंटम को ही बेसिस मानकर न्यूटन ने क्या किया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को निकाला था। तो अब चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस। बिल्कुल, आप देखिए ना, यहाँ पर हमारा मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम हमारा होता था मास इनटू क्या, वेलोसिटी। अब ध्यान से, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी का मास तो कभी बदल नहीं सकता है, कहीं भी नहीं बदल सकता है। इट मीन्स अगर कुछ बदलेगा तो वो है भैया अपना वेलोसिटी। और यहाँ पर सपोज मान लीजिए एक बॉल रखी है, ये बॉल अगर हम छोड़ दें तो ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, लेकिन अगर कोई आकर इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कोई इस पर फोर्स लगा रहा है बाहर से, तो ये बॉल क्या होगा, ये बॉल हो जाएगा मूव करना। यानी अब ये बॉल जब मूव करना लग जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बॉल अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। यानी हमने मोशन में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी। यानी यहाँ पर आ जाएगा भैया वेलोसिटी पिक्चर में। तो होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर क्या है, फोर्स लगाने से वेलोसिटी आ रहा है पिक्चर में। तो यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में था तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो थी, और जैसे ही उस पर फोर्स लगाया गया तो उसके पास क्या, कुछ वेलोसिटी आ गई, यानी वहां पर वेलोसिटी का चेंज हो गया। लेकिन ये जो बॉल था, इसका जो मास था वो एज इट इज उतना ही रह जाएगा। यानी यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम है, हमने देखा था। और यहाँ पर फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो कह रहा है बात ये कि क्या हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, किससे, फोर्स लगाकर। बिल्कुल, ये तो हमने देख ही लिया ना कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगा फोर्स लगाने से, तो वहां पर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद जो अगला पॉइंट कह रहा है वो लार्जर द फोर्स ग्रेटर विल बी द चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल, यहां पर जितना अधिक फोर्स लगेगा वेलोसिटी का चेंज उतना ही बड़ा होगा। समझ रहे हो बात। यहां पर सपोज मान लीजिए कोई आदमी चल रहा था साइकिल से, तो पीछे से क्या है, कोई आदमी अगर इसे धक्का मार देगा तो वो जिस रफ्तार से चल रहा था, जिस वेलोसिटी से चल रहा था, उसकी वेलोसिटी क्या है, अब और इंक्रीज हो जाएगी। यानी जब फोर्स लगा तो उसकी जो पहले वाली वेलोसिटी थी उससे भी अधिक क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। उसी तरह अगर कोई बॉल हमारे पास तेजी से आ रहा है या कुछ भी हमारे पास तेजी से आ रहा है, अगर हम उस पर कोई अधिक फोर्स एक्सर्ट कर दें, जितनी तेजी से वो आ रहा है उससे अगर अधिक फोर्स एक्सर्ट कर ले, तो हम क्या है उस बॉल को या उस बॉडी को रोक सकते हैं, उसके मोमेंटम को क्या है, स्लो डाउन कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जितना बड़ा फोर्स रहेगा उतना ही क्या होगा, मोमेंटम का चेंज बड़ा होगा। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट कह रहा है न्यूटन हैड रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम एंड हैड ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, और हमने मोमेंटम में भी देखा था क्या कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने निकाला है वो क्या है, मोमेंटम चेंज के बेसिस पर निकाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है। यहाँ कह रहा है स्टेटमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अब समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी गिवन है जिसके पास की खुद का मास क्या है, कुछ m है। यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से क्या है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। वो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यही चीज ये कह रहा है। और बिल्कुल अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा क्या है, जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी उसी हिसाब से क्या है, चेंज होगा। यानी फोर्स क्या है, इंपैक्ट डाल रहा है मोमेंटम पर। यानी ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। यानी मोमेंटम चेंज जितना बड़ा, फोर्स का इंपैक्ट उतना बड़ा, मोमेंटम चेंज जितना छोटा, फोर्स का इंपैक्ट उतना छोटा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम चेंज है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है जो कि उस बॉडी पर एक्ट हो रहा है। और दूसरी बात ये वो कह रहा है कि ये जो बॉडी है ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगी
उस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लग रहा होगा। और यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बॉडी जब उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहाँ पर बॉडी का क्या है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। इट मीन्स मोमेंटम का भी डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में ही हो जाएगा। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको यहाँ समझाया। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रिलेशन लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, लेकिन यहाँ नीचे टाइम है, यानी अब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चीज मैंने आपको क्या है, मोशन में ही बताया था कि यहाँ पर जब डेल टी लग जाएगा, टाइम जब नीचे आ जाएगा, तो उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो यानी कंप्लीट क्या हो गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ F इक्वल टू ma। अब ध्यान से यहाँ पर क्या है, हमें सबसे पहले कोई एक बॉडी कंसीडर कर लेना है। जब हमने उस बॉडी को कंसीडर कर लिया तो अब क्या है, हम यहाँ जो जो सपोज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये डेरिवेशन करना है और जो कि हमें निकालना है क्या, F इक्वल टू ma। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हम यहाँ से फोर्स को अब डिफाइन करने जा रहे हैं इस डेरिवेशन की हेल्प से। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर है कंसीडर अ बॉडी हैविंग एन इनिशियल मोमेंटम P1। अब ध्यान से, मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, P से, और यहाँ पर इनिशियल बोला है तो इसलिए इसे क्या है, यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में 1 लिख दिया, यानी P1 क्या हो गया, हमारा इनिशियल मोमेंटम। हमने यहाँ पर क्या है, सपोज कर लिया। और ऊपर जो ये एरो लगा है ना, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मोमेंटम है ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज मैंने आपको मोशन में ही बता दिया है। होप सो आपको क्लियर हो गई ये बात। अब चलिए वहीं पर लेट इट्स मोमेंटम चेंज टू P2, यानी पहले जो हमने बॉडी कंसीडर किया उसके पास जो इनिशियल मोमेंटम था वो था कुछ P1। अब जब इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मोमेंटम कितना चेंज होकर हो जा रहा है, P2 के बराबर। अब चलिए उसके बाद क्या क्या है, व्हेन अ नेट फोर्स F एक्ट्स ऑन इट ड्यूरिंग अ टाइम डेल्टा T, यानी पहले इनिशियल मोमेंटम P1 था और मोमेंटम चेंज होकर P2 हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है इस फोर्स के एक्ट करने की वजह से कुछ टाइम में, यानी डेल्टा T टाइम में। होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी हमने अभी देखा ना सेकंड लॉ से, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डेल P बाय डेल T। तो यानी डेल P इन द सेंस की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जब चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है यहाँ पर तो मोमेंटम क्या है, फाइनल P2 है और इनिशियल हमारे पास P1 था। तो हम जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, P2 माइनस P1। चलिए उसके बाद तो क्या था, रेट ऑफ चेंज था, तो रेट ऑफ चेंज था इसलिए क्या है, हमने डेल टी से नीचे इसको डिवाइड कर लिया। इतनी बातें होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यानी जो हमारा फाइनल मोमेंटम है P2, इसके लिए हमने मान लिया कि बॉडी की वेलोसिटी उस वक्त होगी कुछ कैपिटल V। तो यानी मास तो उस बॉडी की चेंज होनी नहीं है, चाहे वो इनिशियल मोमेंटम हो या फाइनल मोमेंटम हो, मास तो हम क्या है, हमेशा बराबर रहना है। तो इसीलिए यहाँ पर P2 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी। होप सो इतनी आपको क्लियर होगी। और मैंने आपको बता दिया क्या है, v को हमने मान लिया है फाइनल वेलोसिटी। वहीं पर जब इनिशियल मोमेंटम होगा तो उसे हमने मान लिया m इंटू यू, और यहाँ पर u जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है क्या, इनिशियल वेलोसिटी को। और दूसरी बात, यहाँ पर हर जगह एरो लगा है, इट मीन्स ये नहीं कि आप हमेशा कैरी करते रहे। मैंने आपको बस इसलिए दिखा दिया है एरो लगाकर, क्या है यहाँ पर ये वेलोसिटी मोमेंटम ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप चाहे तो हटा भी सकते हैं एरो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर हमने जो लिखा इसके जगह अब क्या करेंगे, डेल्टा टी तो डेल्टा टी ही रह गया, लेकिन यहाँ पर जो P2 और P1 है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। जब हमने निकाल ली है तो उसे हमने क्या किया, यहाँ पर लाकर सब्सटीट्यूट कर लिया। देखिए P2 की वैल्यू कितनी आ गई है, m इंटू वी, तो हमने रख दिया यहाँ m इंटू वी, बीच में माइनस था तो बीच में माइनस आ गया। P1 की वैल्यू कितनी हो गई, mu, तो यहाँ हमने रख दिया m इंटू यू। होप सो आपको यहाँ तक अभी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हैं हम दोनों जगह m प्रेजेंट है, तो यानी m को हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। जैसे ही m को हमने कॉमन निकाल के बाहर किया तो यहाँ आ गया क्या, v माइनस यू, और नीचे आ गया अपना डेल्टा t। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज है तो इसे अब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या, डेल्टा v से। तो यानी जो यहाँ पर v माइनस यू है इसके जगह हमने रिप्लेस कर लिया क्या, डेल्टा v। तो अब क्या हो गया, ये पूरा टर्म m इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और मोशन में हमने ये चीज देखा था, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हमारा एक्सीलरेशन के बराबर।
होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए, जब इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई तो अब आगे आपको देखते हैं कि क्या करना है इसमें। अब हमने जब सेकंड लॉ का क्या है स्टेटमेंट देखा था तो वहां से एक रिलेशन निकल कर आया था, F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ध्यान से, यहां पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और यहां पर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इतना निकाल कर ले आया है, कितना, m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये वैल्यू लाकर यहाँ पर चिपका देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वही हमने किया, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह हमने ये वैल्यू लाकर यहाँ रख दिया। तो हो गया कितना, F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है हमारा एक्सीलरेशन के बराबर। तो यानी यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन रेड्यूस होकर आ गया वो हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे समझिए, यहाँ पर लगा है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए अब हमें क्या है, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यानी जैसे ही हम यहाँ पर कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे और m इंटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही क्या होगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगा और यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा F इक्वल्स टू के एम ए के बराबर, यानी k इंटू एम इंटू ए। और यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर k है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। होप सो आपको इतनी बात अभी तक क्लियर हो गई। अब चलिए, हमने कहां तक निकाल लिया है, F इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, जहां पर F क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर m जो है मास है, a जो है एक्सेलरेशन है और F जो है फोर्स है। तो अब ध्यान से, हमने यहाँ कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन हमें जो डेरिवेशन निकालना है वो निकालना है F इक्वल टू एम ए के बराबर। इट मीन्स यहाँ से k को हमें किसी भी तरह हटाना होगा। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर यूनिट ऑफ फोर्स इज चूजन इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन ऑन यूनिट मास। मतलब ये क्या कह रहा है, यहां पर हमें यूनिट ऑफ फोर्स इस तरह से सेलेक्ट करना है जिससे क्या है, ये दे सके यूनिट एक्सेलरेशन और यूनिट मास। अब यहां पर कुल मिला के बात यही है कि यहां पर अब हमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन तीनों की जगह क्या है, 1 1 1 रखना होगा। अब ध्यान से, जैसे ही यहाँ पर फोर्स 1 हो गया, यहाँ पर मास 1 हो गया, एक्सेलरेशन 1 हो गया, यानी सबके 1 होने की वजह से यहाँ पर जो k की वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई भैया अपनी 1 के बराबर। जैसे ही यहाँ पर k की वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो हमारा रिलेशन क्या निकला था अभी, F इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। के की वैल्यू 1 आते ही हम k की जगह यहाँ पर 1 रख देंगे और 1 इंटू एम इंटू ए, तो टोटल निकल कर आ जाएगा F इक्वल टू एम ए। होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और जो हमारा डेरिवेशन था यहाँ पर आकर क्या है, कंप्लीट हो जाता है और यहीं से जो हमारा फोर्स है वो डिफाइन हो जाता है। अभी हम देखेंगे भी कैसे डिफाइन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। Thus, Newton's second law of motion establishes that an unbalanced external force is required to accelerate a body। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, हमारे पास सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कुछ m है। अगर ये बॉडी पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी रेस्ट पर, लेकिन यहाँ पर जब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सर्ट होगा कोई फोर्स, तो ये बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी अपनी पोजीशन को छोड़ेगा, यानी इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। यानी वेलोसिटी आ जाएगी तो जैसे जैसे फोर्स लगाते जाएंगे उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी, है ना। जितना अधिक फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, यानी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है और टाइम भी क्या है, वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। यानी वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए हमें क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट है। और हमें ये कहां से पता लग रहा है, ये हमें पता लग रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। चलिए यहां तक जब समझ में आ गया तो अब चलते हैं फोर्स और उसके यूनिट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ फोर्स। तो चलिए देखते हैं, यहां कह रहा है फोर्स हैज 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। कौन कौन सा, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहां समझिए एब्सोल्यूट यूनिट को। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है, हमारे पास सबसे बेसिक 3 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं। पहला है मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। यानी इन तीनों का यूज करके ही हम जिसे क्या है, जिस भी क्वांटिटी के यूनिट को डिफाइन करते हैं वो कहलाता है हमारा क्या, एब्सोल्यूट यूनिट। यानी एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, प्योर। चलिए
अब ध्यान से, यहां पर है सबसे पहला फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो चलिए न्यूटन के बारे में देख लेते हैं। न्यूटन को हम क्या है कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या कह रहा है यहां पर, इट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। यानी जो ये न्यूटन है वो फोर्स का यूनिट तो है, लेकिन किस सिस्टम के अंदर, वो है एसआई सिस्टम के अंदर, और यहां पर न्यूटन जो है एक एब्सोल्यूट यूनिट है। तो चलिए, हमें पता है ना फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अभी हमने डेरिवेशन देख लिया है। तो यहां से अब ध्यान दीजिए, अगर यहां से फोर्स की यूनिट न्यूटन है और यहां पर हमें अगर 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो उसके लिए हमारा मास और एक्सेलरेशन दोनों को क्या है 1 1 होना होगा। दोनों की वैल्यू जब 1 1 होगी तभी तो 1 × 1 मल्टीप्लाई होकर यहां पर 1 देगा। अब ध्यान से, यहां पर हमें न्यूटन चाहिए, और न्यूटन जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। मास का यूनिट क्या है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मास डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। अभी हमने देखा था क्या, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। देखिए उन्हीं तीनों का यहाँ पर यूज हुआ है, और यहीं से हमने क्या कर लिया, यहाँ न्यूटन के लिए निकाल लिया। क्या 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है 1 kg इंटू 1 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो अब चलिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम एक बार। यहां कह रहा है 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which acts on a mass of 1 kg and produces an acceleration of 1 meter per second square। अब ये कह रहा है 1 न्यूटन फोर्स कितने के बराबर है। अब यहां से ये फोर्स को डिफाइन कर रहा है, 1 न्यूटन फोर्स को। मैंने आपको कहा था ना कि हम क्या है फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो अब देखिए यहां से ये फोर्स को डिफाइन कर रहा है। 1 न्यूटन फोर्स क्या है, 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जब क्या है वो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पर लग रहा है जिसकी मास क्या है 1 kg है, और उस पर लगने के बाद उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। होप सो आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर फोर्स का जो दूसरा यूनिट है वो है डाइन, लेकिन अभी हमने देखा था न्यूटन था एसआई सिस्टम के अंदर, और ये जो डाइन है यूनिट वो होगा सीजीएस सिस्टम के अंदर। अभी हमने क्या देखा था, मीटर देखा था, केजी देखा था, सेकंड देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, उन सभी को सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। यानी 1 न्यूटन की जगह हम लिखेंगे 1 डाइन, और यहाँ पर केजी की जगह हम ग्राम यूज करेंगे, वहाँ पे मीटर की जगह यहाँ पर सेंटीमीटर यूज करेंगे, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, चाहे सीजीएस में रहे या फिर एसआई यूनिट में रहे। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर 1 डाइन जो है वो बराबर हो गया 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और ये किस में हो गया, ये हो गया सीजीएस सिस्टम के अंदर। और ये भी देखिए एब्सोल्यूट यूनिट है। क्यों है एब्सोल्यूट यूनिट, ये तो सभी वही है ना, क्या है केजी, मीटर, सेकंड, बस क्या है उसे खाली स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, खाली कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन है तो ये एब्सोल्यूट यूनिट ही, क्योंकि उन्हीं फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अभी हमने देखा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट फोर्स का, तो एसआई और सीजीएस यूनिट के अंदर का रिलेशन क्या है फोर्स के लिए वो भी देख लेते हैं। 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब क्या करते हैं हम इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर हो जाता है, 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा चाहे वो एसआई यूनिट हो या सीजीएस यूनिट हो। तो यानी यहाँ सेकंड का स्क्वायर ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ है 1000, यहाँ है 100, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 0 यहाँ 2 0, यानी 10 टू द पावर 5 हो गया। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। लेकिन यूनिट देखिए ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जरा यहाँ नजर डालिए, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर था, डाइन के बराबर था। इट मीन्स यहाँ पर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5, इस पूरे को हम लिख सकते हैं डाइन। यानी इस चीज को आप ध्यान में रखे रहिए कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है किलोग्राम वेट, जिसे हम केजी डब्ल्यूटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर और किलोग्राम फोर्स केजीएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बहुत जगह लिखे हुए देखिएगा इसे, न्यूटन की जगह केजीएफ लिख देता है, केजीडब्ल्यूटी लिख देता है। तो ये क्या है, ये सभी जो हैं ग्रेविटेशनल यूनिट हैं फोर्स के, किसमें, एसआई सिस्टम के अंदर। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। एब्सोल्यूट यूनिट में क्या था, न्यूटन और डाइन, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल यूनिट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर केजीएफ या फिर केजीडब्ल्यूटी, जिसे हम कर रहे हैं किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर है इट इज अ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। चलिए उसके बाद ये जो वैल्यू है ना,
1 kgf की बोलिए या फिर 1 kg WT की बोलिए, वो जो होती है वो बराबर होती है 9.8 न्यूटन के। यहाँ हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, न्यूटन यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस वैल्यू को आप ध्यान में रख रहिएगा कि 1 kgf बोल लीजिए या फिर 1 kg वेट बोल लीजिए, वो बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। होप सो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए यहीं पर अब CGS सिस्टम के अंदर जो ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का, वो क्या है, वो है ग्राम वेट। यहाँ पर किलोग्राम वेट था तो CGS में क्या होगा, kg जो है ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा क्या, ग्राम फोर्स। यहाँ पर किलोग्राम फोर्स था, यहाँ पर हो गया ग्राम फोर्स। खाली यहाँ पर नोटेशन देख लेना है, GF लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर GWT लिखा हुआ है। चलिए जब इतनी बातें हो गई तो उसी तरह यहाँ पर इसका भी कुछ वैल्यू होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देख रहे थे SI यूनिट में कि 1 kgf का वैल्यू जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। उसी तरह यहाँ पर CGS सिस्टम में 1 GF या फिर GW2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 989 के बराबर। इन सभी चीज़ों को आप ख्याल में रखिएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन सभी का यूज हो सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मोर ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। चलिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो गौर करने वाली हैं, उस चीज को समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को देखकर एक कंक्लूजन निकालेंगे और उस कंक्लूजन से क्या है, हम यहाँ पर इस चीज को क्लियर कर लेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बीच रिलेशन क्या है। चलिए यहाँ पर अभी हमने देखा था क्या, F इक्वल टू ma होता है। अभी हमने डिराइव किया ना, क्या F इक्वल टू कितना होता है, m इंटू a के बराबर होता है। और एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वही चीज यहां पर कर लिया है हमने, f की जगह f रखा है, मास की जगह मास है, और एक्सेलरेशन की जगह हमने कर लिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टी। चलिए इतनी बात होने के बाद यहाँ पर t को हमने इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया f इंटू टी इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। अब ध्यान से ये जो मैंने कवर कर रखा हुआ है ना, ये बाउंड्री से, इस रिलेशन को अभी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इम्पल्स, उसमें ये काम आएगा समझने के लिए, इसे आप थोड़ा ध्यान में रखिए। अब चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर हमने फोर्स को 0 पुट कर दिया, ध्यान से, अगर हमने फोर्स को यहाँ पर 0 पुट कर दिया या फिर फोर्स 0 हो गया, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर F0 इंटू टी, फोर्स तो 0 हो गया, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, मास भैया अपना कांस्टेंट है, ले जाकर डिवाइड कर लो, तो यानी 0 अपॉन कांस्टेंट क्या होगा, कंप्लीट टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर v माइनस यू जो है, यहाँ पर उसकी वैल्यू जो हो गई 0 के बराबर हो गई। यानी जैसे ही v माइनस यू की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v माइनस यू इक्वल टू 0 होने के बाद यहाँ पर हम इस माइनस यू को उधर ले जाकर शिफ्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यू, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है अब इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जा रही है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने ये रिलेशन यहाँ पर निकाल लिया, अब क्या है, यहां से अब हम कंक्लूड करेंगे। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कंक्लूजन क्या क्या निकला है। तो यहां कह रहा है, इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। समझिए बात, अभी हमारा जो कंक्लूजन क्या निकला था इससे पहले रिजल्ट, v इक्वल टू यू के बराबर। तो इसके बेसिस पर अब जो हम कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं वो चीज देखते हैं। यहां कह रहा है, जब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर ना लगाया जाए तो उस केस में क्या होगा। उस केस में जो पहला पॉइंट है उसे देख लेते हैं, इफ इट इज एट रेस्ट। यहां इट कह रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अच्छा चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ इट इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। मतलब अगर इस पर कोई भी क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए, तो वो बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही थी उसी सेम स्पीड से क्या है, मूव करते ही रह जाएगी। अच्छा इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखिए और यहां पर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, देखा था नहीं। यहां पर क्या था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो थ्रू आउट रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो यहां पर वही बात लिखा गया है, बट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इट मीन्स it may seems that Newton's first law is only a special case of Newton's second law। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसका क्या है, एक स्पेशल केस है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्यों, क्योंकि यहाँ हम कंडीशन अगर रख दें कि अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए ऑब्जेक्ट पर, तो वहां से ये दोनों कंडीशन निकल कर आ रहे हैं। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।
तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही, और जो कुछ टॉपिक रह गया है उसे हम अगले सेशन में देखेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक हमारा क्या है, कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई होती है। तब तक के लिए थैंक यू।